नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग एक पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत के महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या क्या हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, तो इनका महान्यायवादी का क्या कार्य होता है, उसका नियुक्ति कैसे होती है, और दोस्तों नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और इनका क्या कार्य है, और इसको क्या विशेष दर्जा प्राप्त है, और इसके वेतन के बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारी इस तैयारी सक्सेस की के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस लाल बटन पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो बिना समय गवाए चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि इनका क्या काम होता है, महान्यायवादी का क्या काम होता है। तो दोस्तों भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो आपको ऑप्शन पे टिक करना है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, ये भारत के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। और दोस्तों भारतीय उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रमुख वकील होता है। जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों, ये भारत के वकील भी होता है। और दोस्तों देश के अटॉर्नी जनरल का मुख्य कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना होता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। और दोस्तों ये ऑर्डर नहीं देता, ये सलाह देता है केंद्र सरकार को कि आप ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जिम्मेदारियों को पालन करता है। और दोस्तों जो ऐसे सलाह देता है वो कि कानून के अंदर ही रहेगा, उसी को सलाह देगा, कानून के अंदर में रह के ही। ठीक है, किसको, केंद्र सरकार को। कौन देगा, अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि महान्यायवादी का नियुक्ति कैसे होती है और कौन नियुक्त करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के जो महान्यायवादी होता है उनका नियुक्ति कौन करता है और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो आपको बताना है नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है मुख्य न्यायवादी को। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 76 अनुच्छेद के अंतर्गत उसका नियुक्त किया जाता है मुख्य न्यायवादी का। और दोस्तों संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है, मतलब उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है कि ये 5 साल के लिए रहेगा या फिर 6 साल के लिए रहेगा। परंतु दोस्तों उन्हें राष्ट्रपति द्वारा कभी भी पदमुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति दोस्तों उसको कभी भी अपने पद से हटा सकता है, तथा वो राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है, और वो खुद से भी चाहे कि हम इस पद पे नहीं रहेंगे, तो वो तुरंत ही दोस्तों त्यागपत्र भी दे सकता है। किसको, राष्ट्रपति जी को। नेक्स्ट है कि दोस्तों महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले, मतलब दोस्तों हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो चाहिए वो चाहिए दोस्तों, महान्यायवादी बनने के लिए उसकी योग्यता रखनी चाहिए, तब दोस्तों उसको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। और क्या क्या चाहिए दोस्तों, और भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिक होना आवश्यक है। अगर वो दोस्तों भारत के नागरिक होगा तभी वो इस पद पर रह सकता है। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव तथा
अथवा किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब दोस्तों ये जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कम से कम वो 5 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का जज के रूप में कार्य किया हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर 10 वर्ष का कार्य किया हो। मतलब अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तबे जाके वो महान्यायवादी के पद पर रह सकता है। अब दोस्तों महान्यायवादी के कार्य के बारे में जानेंगे कि उनका क्या कार्य है। तो दोस्तों महान्यायवादी उन कानूनी मामलों पर भारत की सरकार को सलाह देते हैं। जितने भी कानूनी मामले होते हैं वो भारत सरकार को सलाह देते हैं महान्यायवादी, जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे अथवा आवंटित किए गए हो। जो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं जितने भी, वो सबको ये सलाह देते हैं। वो संविधान के द्वारा किसी भी अन्य कानूनी के अंतर्गत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दोस्तों महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोस्तों भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों ये है महान्यायवादी। विधि अधिकारी का मतलब क्या होता है? विधि मतलब दोस्तों जितने भी पैसा है वो सब का हिसाब रखते हैं कौन? महान्यायवादी, जो सुप्रीम कोर्ट के सभी मामलों में भारत सरकार के पक्ष रखता है। जो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों भारत सरकार के पक्ष में ये रखते हैं महान्यायवादी। भारत सरकार को किसी भी कानूनी सलाह की आवश्यकता होने पर वो अपनी राय सरकार को सक्षम प्रस्तुत करे उन्हें अवगत कराते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार को किसी भी कानूनी सलाह की आवश्यकता हो तो वो कानूनी सलाह देने के लिए इसको रखते हैं महान्यायवादी को। ठीक है, तो दोस्तों उसको क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त है, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो दोस्तों राज्य के जितने भी न्यायालय हैं वो भारत सरकार के तरफ से सुनवाई का अधिकार उसको प्राप्त है। किसको दोस्तों? महान्यायवादी को। और दोस्तों वो संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठक में कार्यवाही में सम्मिलित भी हो सकता है। तो दोस्तों पार्लियामेंट में जो संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो दोस्तों उसमें वो संयुक्त मतलब उसमें दोस्तों वो रह सकता है। ठीक है, उस बैठक में सम्मिलित हो सकता है, वो अधिकार भी उसको प्राप्त है। और दोस्तों अनुच्छेद 88 के अंतर्गत उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वोट देने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों अनुच्छेद 88 के अंतर्गत उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। वो संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा सम्मिलित होने का अधिकार है। दोस्तों किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में वो सम्मिलित हो सकता है और वहाँ कुछ बोल सकता है। और दोस्तों महान्यायवादी के पास वो सभी विशेष अधिकार प्राप्त है जो संसद के एक सदन में प्राप्त होती है। तो दोस्तों महान्यायवादी को वो सारे विशेषताएं प्राप्त है जो कि संसद के एक सदस्य को प्राप्त होता है। वो सारे अधिकार है महान्यायवादी के पास जो संसद के एक सदस्य में होता है। अब दोस्तों इसका वेतन के बारे में जानते हैं। तो महान्यायवादी का वेतन दोस्तों संविधान के अनुसार महान्यायवादी का वेतन और भत्ते निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है कि महान्यायवादी का वेतन कितना होगा कितना नहीं होगा। उन्हें दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति जितना चाहे उसे वो वेतन दे सकता है। उनका कोई फिक्स्ड वेतन नहीं है कि महान्यायवादी का इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों महान्यायवादी के में जितने भी सारे पॉइंट बने थे सारे हम लोग डिस्कस किए। तो दोस्तों ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो दोस्तों कौन था? तो MC सीतलवाड़ था भारत का प्रथम महान्यायवादी, जो कि 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक रहा।
तो दोस्तों कमेंट में आप मेंशन करें कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कि भारत के महान्यायवादी कौन है। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।